आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो देखो, रे ऑप्टिक्स से पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या है। बताओ व्हाट इज लाइट। सबसे पहले मुझे बताओ लाइट होती क्या है। वाह, रोशनी आ जाओ। ठीक है, तो लाइट अल्टीमेटली होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है आपका? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विच इज कॉल्ड द एनर्जी। ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। हमने एक चीज देखी थी कि लाइट का नेचर क्या क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले हमें न्यूटन सर ने बताया, क्या बताया न्यूटन सर ने, कि लाइट जो हमारी होती है वो पार्टिकल के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। पार्टिकल्स के फॉर्म को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्पस्कुलर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया, अंधेरे में उन्होंने कैंडल को जलाया। ठीक है, अंधेरे में उन्होंने क्या किया, एक कैंडल को जलाया और उन्होंने देखा कि जो लाइट के जो पैकेट्स फॉर्म बन रहे थे वो कुछ इस प्रकार से लाइट आपको ट्रेवल करते हुए आगे दिख रही थी। ये आपको पार्टिकल्स के फॉर्म में दिख रही है, क्योंकि देखो, वेव जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। वेव क्या होती है? ये वाला इससे जुड़ा होना चाहिए, ये वाला इससे जुड़ा होने वाला चाहिए, यानी ये सब आपस में एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। और अगर कोई चीज अटैच नहीं है तो वो पार्टिकल होगा कि नहीं होगा? एक पार्टिकल कभी दूसरे से अटैच होता है क्या? यानी हम एक बात समझ गए कि जो न्यूटन सर ने हमें बताया था कि लाइट का नेचर हमारा क्या होता है, जल्दी बताओ। पार्टिकल नेचर। ना पढ़ाने के बाद भी गलत बोलते हो, भांग खा के आते हो। देखो, लाइट हमारा कैसा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। अच्छा, कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप बताओ, घर में आपको समझाना हो कि लाइट पार्टिकल नेचर के तौर पे डिपेंड करती है, कैसे अपने छोटे भाइयों को समझाओगे जिन्हें फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं आती है? कोई ऐसी फिनोमिना जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। ये क्या दिख रहा है बोर्ड पे? परछाई, यानी द क्रिएशन ऑफ शैडो। क्या हो जाता है? क्रिएशन ऑफ शैडो। परछाई का बनना आपका किस उपस्थिति को दर्शाता है कि जो यहाँ लाइट है वो कैसा है आपका? पार्टिकल नेचर है। क्योंकि आप देख लें ध्यान से, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल है। मैं रास्ते में खड़ा हूं तो जब वो निकलेगी अगल बगल से क्रॉस करके तो मेरा जो हिस्सा होगा उसमें उस तुम्हें क्या दिखाई देगा? ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो आप बोल सकते हो द क्रिएशन ऑफ शैडो इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जब न्यूटन ने हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बताया तो आप लोगों ने बहुत सारी फिनोमिनन सीखी। कौन कौन सी? रिफ्लेक्शन। कौन सा सीखा? दूसरा कौन सा सीखा? रिफ्रैक्शन। तीसरा आपने कौन सा देखा? डिस्पर्सन। ये जो रिफ्लेक्शन थे, ये जो आपका रिफ्रैक्शन था और ये जो डिस्पर्सन फिनोमिनन थी, ये आपने पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स में। काय में पढ़ोगे? क्योंकि आप समझना, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है कि नहीं करता है? आपने एक चीज पढ़ी है बचपन से कि अगर किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए और उसमें वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं किरण और इंग्लिश में बोलते हैं रे। हाँ है ना? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? किरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। तो आप ये समझ गए, पार्टिकल्स हमेशा एक जगह से सोर्स से निकल के अनंत तक जा सकता है। लाइट एक सोर्स से लेकर के अनंत तक जा सकती है, यानी इसको हमने क्या बोला? रे। और इसकी डिफरेंट फिनोमिना, टकराने को, रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनना है कि नहीं है? यानी अल्टीमेटली जो आपका पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, वो क्या बताना चाहता है कि लाइट आपकी पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करती है। और इसके अंदर जो सबसे पहले हमें पार्टिकल नेचर से कोई घटना पता चली वो कौन सी थी हमारी? रिफ्लेक्शन। सुनना है कि नहीं है? दूसरी घटना हमें क्या पता चली कि कौन सी घटना है आपकी? रिफ्रैक्शन। तीसरी घटना हमें कौन सी पता चली? कि डिस्पर्सन। थ्रो अप पेज में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आई बात समझ नहीं आया? यानी वो, ये वो फिनोमिनन थी जो आपकी किस पे डिपेंड कर रही थी? आपके पार्टिकल नेचर पे। दूसरा आता है, उसी समय हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजन। क्या नाम था? हाइजन। हाइजन को बोला जाता है कि वो फादर कहलाते हैं वेव नेचर को डिटरमाइन करने के लिए। हाइजन हमारे आए, बोले नहीं ऐसा नहीं है, जो हमारी लाइट है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और उन्होंने पता कैसे बताया वेव का एग्जांपल? कि एक शांत तालाब में अगर आप पत्थर फेंक दो, शांत तालाब में आप क्या कर दो? एक पत्थर फेंक दो तो उस पत्थर के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे गोले बन जाते कि नहीं बन जाते? और ऐसा गोला बढ़ता हुआ जाता है। यानी ठीक उसी प्रकार से सोर्स के चारों तरफ जब लाइट निकलती है तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये किसने बताया था हमको? हाइजेंस ने बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट वैसे बताया था। लेकिन अब जब हाइजन ने वेव नेचर बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कुछ ऐसी फिनोमिनन पढ़ना जो कि किस पे डिपेंड कर रही थी आपकी?
वेव नेचर पे डिपेंड कर रही थी, तो वो था आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस के बाद देखो आपका यहां पे क्या था, इंटरफेरेंस हो गया आपका डिफ्रैक्शन, एंड थर्ड इज पोलराइजेशन। ये वो फिनोमिनन थी जो आपको किससे पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स से। और यही वो टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स में आपको यही टॉपिक हमको पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में हमको यही तीनों टॉपिक पढ़ना है। इसके अंदर डेरिवेशन कितने भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये दो चीज हमें पता चल गई, हमें रे ऑप्टिक्स भी पता चला, हमें वेव ऑप्टिक्स भी पता चल गया। लेकिन आपको पता है उसी समय पे आते हैं डी ब्रोगले। समझ में आया कि नहीं आया? डी ब्रोगले कहता है क्या रे इतनी देर से बना रहे हो सबको, लाइट एक ही समय में पार्टिकल की तरह भी वेव कर सकता है और एक ही समय में वेव की तरह भी वेव कर सकता है। ये किसने बताया हमको, डी ब्रोगले ने। तो देखो डुअल नेचर हुआ कि नहीं हुआ, वही लाइट पार्टिकल है और वही लाइट आपका क्या है, वेव है। तो आपको उसने क्या बोला, डुअल नेचर ऑफ मैटर। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी ये बताया। यानी पी मोमेंटम, मोमेंटम किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल। लैम्डा हमेशा किसका होता है, वेव का। अगर एक ही समय में उन्होंने मोमेंटम और वेव को, यानी पार्टिकल और वेव को रिप्रेजेंट करके रिलेट करा दिया, यानी एक ही समय में क्या हो जाएगा, वो दोनों नेचर रखते हैं। इसलिए उस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। समझना है कि नहीं है? ये आपका फिनोमिनन एक्सपेरिमेंट था कि आपने क्यों उन्हें तीन चैप्टर बांटे। पहला चैप्टर हमारा पार्टिकल नेचर, दूसरा चैप्टर हमारा वेव नेचर, और तीसरा चैप्टर हमारा डुअल नेचर। और याद रखना लाइट हमारी पार्टिकल नेचर भी डिपेंड करती है, वेव नेचर पे डिपेंड करती है। दोनों नेचर पे डिपेंड करने की वजह से लाइट को ही हम लोग बोलते हैं इसका डुअल नेचर को क्वांटम नेचर। यानी समझे क्वांटम फिजिक्स में क्या पढ़ाई होती है, यही पढ़ाई होती है क्वांटम फिजिक्स में। आई बात समझ में कि नहीं है? तो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट रिप्रेजेंट क्या करता है कि वही वेव है और वही पार्टिकल है। तो हेडिंग डालो रे ऑप्टिक्स ना। रिलेट तो कर लिया ना सारी चीजें। और पता है ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट कब समझ में आती है, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, जब आप किसी के सामने इंटरव्यू दे रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग फॉर एग्जांपल अगर एसजीआईटीएस में निकालोगे एग्जाम, तो व्हाट यू थिंक कि एसजीआईटीएस में आपको डायरेक्ट एंट्री आपने दिखाया, आपने कट ऑफ दिखाया और दे विल सिलेक्ट यू, नो, दे विल टेक अ इंटरव्यू। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे विल, अब आपको समझो 2 साल पहले की बात है कि आईआईटी जैम का एक एग्जाम हुआ था, हम लोग जो देते हैं ना वैसे, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 या 3 ऐसी कोई था, उसकी ऑल इंडिया रैंक थी, उसको किसी आईआईटी ने सिलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू निकाल ही नहीं पाया। इंटरव्यू में आप समझो आपको बेसिक पूछा जाता है, आपको स्टोरी पूछी जाती है, आपको हिस्ट्री पूछी जाती है साइंस के अंदर की। वो ये नहीं पूछेंगे कि इस फॉर्मूला को डिराइव करके बता दो, उन्हें मतलब ही नहीं इस बात से। क्योंकि आगे चल के जब आप लोग पढ़ाई करने वाले हो ना, वहां पे थ्योरी नहीं सिखाना उनको, क्योंकि अल्टीमेटली अब तुम्हारे अंदर वो साइंस का वो जो होता है ना, साइंटिस्ट वाला नेचर बिल्ड करना। हम लोग को इतना क्यों पता है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने अभी कराया, 12th में नहीं कराया था, हमें अभी कराया। जब हमने बुक्स को रीड किया तब हमें कहानियों के बारे में पता चला, तब हम तुम्हें इतना बेटर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जैसे मैं खुद सीएसआई नेट की जहाँ कोचिंग पढ़ता था, वहां पे है, मैं खुद उनको भगवान मानता हूँ, डॉक्टर समीम सिद्दीकी सर है जो, वो उनने मुझे कई चीजें जब हम लोग पढ़ते तो बताया कि कैसे पहली बार फोटो, आप सोचो आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सबने सुना है, ई बराबर एमसी स्क्वायर हमारे लोगों में भी जो तुम देखो लिखा हुआ है। इतनी सारी रचनाएं उनने की पर उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अभी आप डुअल नेचर ऑफ मैटर में देखोगे किसी और का एक्सपेरिमेंट, छोटी सी लाइन उन्होंने जोड़ दी, उसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। समझ रहे हो ना? और सोचो आज घर में काम करने वाली एलईडी, लगने वाले मोबाइल में सारी चिप्स आइंस्टीन की उस थ्योरी की देन है। समझ में आया ना? सोलर सेल सारी सब उन चीज समझो, उस समय पहले ही समझ लिया गया था कि आइंस्टीन का ये छोटा सा स्टेटमेंट आगे के लिए कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। ये सारी चीजें हम रिलेट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई दिक्कत यहां तक? देखो जब चैप्टर का हमें हिस्ट्री पता चल जाता है ना, तो चैप्टर की हिस्ट्री पता करने से एक बहुत फायदा वाली बात हमें क्या होती है कि आप रिलेट कर पाते हो कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सो हेडिंग डालो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स इज द
ray optics is the branch of physics. Ray optics is the branch of physics in which in which we are in which we are studied about the particle nature of a light. In which we are studied about the particle nature of light. आप रे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे क्या पढ़ते हो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हो. According to this nature, according to this nature, the light will travel in a straight line. Light will be travel in a light will be travel in a straight line. समझ में आया कि यहाँ जो आपका ये नेचर है वो ये बताता है कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा. ठीक है. द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3.3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया. आगे देखो, द बेसिक फिनोमिनन based on the basic phenomenon based on particle nature of light. The basic phenomenon depends on the particle nature of light are कौन कौन सी हमारा? फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड इज refraction of light. एंड ऑप्शन सी नंबर पे क्या था आपका? डिस्पर्सन. डिस्पर्सन ऑफ लाइट. ओके, ठीक है. हो गया ना? हाँ हाँ. सो डन इट ना. नेक्स्ट वन इज ओके, रिफ्लेक्शन के लिए हमें पहले पढ़ना. सो व्हाट इज प्लेन मिरर? एनीबॉडी कैन डिफाइन व्हाट इज प्लेन मिरर? What is plane mirror? How can we form the plane mirror? Anybody can define? देखो, जो प्लेन मिरर आपका होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? ग्लास होता है. क्या होता है? और कैसा ग्लास? आपको पता है, अगर ग्लास को आप चाहते हो कोई चीज, जैसे अगर ग्लास में हम कुछ भी नहीं करें, नॉर्मल ग्लास रखते हैं, तो लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती है कि नहीं जाती है? हम चाहते हैं लाइट उस तरफ ना जाकर के क्या हो जाए, इसी तरफ आ जाए. तो हम क्या चाहेंगे कि ऐसा कुछ आ जाए जिसका क्या हो जाए, उससे लाइट टकराकर वापस लौट आए कि नहीं आ जाए. यानी हम क्या करेंगे, अगर हम ग्लास के बैक साइड को पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? प्लेन मिरर. क्यों? क्योंकि उसके बाद लाइट क्या होगी, जाएगी, पर आगे नहीं जा पाएगी, तो टकरा के क्या हो जाएगी, वापस आएगी कि नहीं आएगी, कि नहीं आएगी. तो हम ये बात समझ गए कि प्लेन मिरर इज अ ग्लास whose बैक साइड इज पॉलिश. समझ में आया कि नहीं? हेडिंग डालो प्लेन मिरर. देखो क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर इज अ ग्लास whose back side is polished. Whose back
साइड इज पॉलिश्ड बाय सिल्वर। उसके पीछे की साइड आपको किस तरह से होती है? सिल्वर से पॉलिश्ड होती है। व्हाई वी यूज द सिल्वर? क्वेश्चन तो आना चाहिए ना। इतने सारे मटेरियल्स होने के बावजूद भी हमें सिल्वर को क्यों यूज करना पड़ा? सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर क्या है आपका? क्योंकि अगर आपने ब्लैक कलर कर दिया तो हो सकता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर जाए। आपको पता है काली टी शर्ट पहन के अगर हम बाहर निकलते हैं तो सूर्य से आने वाली किरणें हमारी ब्लैक टी शर्ट द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। और इस घटना को आप लोग पता क्या बोलते हो? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे एक बात समझे, इसलिए अलग अलग कलर का अलग अलग नेचर था। हमने वहां पे नोटिस किया सिल्वर जो था हमारा वो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता था, ना कि एब्जॉर्ब करता था। तो दैट्स व्हाई, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, क्या हो जाएगा? वी यूज सिल्वर बिकॉज इट इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। कोई दिक्कत क्या? हम इसको इसलिए यूज करते हैं बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है ना? ओके। दिमाग में हमारे बात आ गई कि ये हमारा ग्लास था। अगर हम ग्लास को पॉलिश नहीं करते तो लाइट क्या हो जाती? पास हो जाती। हमने इसको पीछे क्या कर दिया? पॉलिश को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो नाउ दिस इज द प्लेन मिरर। ठीक है ना? इसकी बात देखो, मैंने अगर आपसे बोला अगर आपकी लंबाई के अनुसार मिनिमम कितना छोटा मिरर चाहिए जिससे आपकी हाइट इक्वल दिखाई दे जितने आप हो। क्वेश्चन समझ में आया? मिनिमम हाफ साइज मिरर। कितना मिरर रिक्वायर्ड होता है? अगर हाफ साइज मिरर रिक्वायर्ड होता है, कितना? हाफ साइज। अगर हम 5 फुट के हैं तो हमें कितने फुट का मिरर चाहिए पड़ेगा फुल साइज देखने के लिए? 2.5 फुट का। अगर हम लोग 6 फुट के हैं तो हमें कितने फुट का मिरर चाहिए पड़ेगा? 3 फीट का। यानी अगर हमें अपनी फुल इमेज देखनी है किसी भी मिरर में तो मिनिमम हाफ साइज मिरर विल बी रिक्वायर्ड। समझ में आया? तो देखो क्या हो जाएगा, टू सी द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। टू सी, अब ये मत कह देना सर हम मिरर को टिका के पीछे खड़े हो जाएंगे, अब हम पूरे दिख रहे हैं, ये वाली बात नहीं होती है। हमें उतनी हाइट का चाहिए जितनी हाइट के हम हैं रियलिटी में। ऐसे तुम छोटे में तो कितने में भी देख सकते हो, तो इतना सा मिरर जाके दिखाओ थोड़ी पीछे तो सर मैं दिख रहा हूं, ये नहीं। हमें उतनी हाइट चाहिए जितनी हाइट हमारी रियलिटी में, उतना ही हमें इमेज में दिखाई देना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, टू सी द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, टू सी द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मिनिमम हाफ साइज मिरर, मिनिमम हाफ साइज मिरर is required. अच्छा, what is the value of focal length of plane mirror? Anybody can define? What is the value of focal length? Focal length तो अभी पढ़ा है, थोड़ा बहुत याद भी होगा आपको। ठीक है ना? आपका एक वो जो होता था ना स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव, वहां फोकल लेंथ सुना था कि नहीं करना था? तो बताओ यहाँ पे जो हम प्लेन मिरर यूज करने वाले हैं उनकी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? देखो एक चीज समझो, प्लेन मिरर पक्का जो फोकल लेंथ होती है वो स्पेरिकल मिरर की होती है। किसकी होती है? ठीक है ना? आप एक बात बताओ, जैसे हम इंदौर में भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आपको इंदौर, अर्थ तो आपकी स्फीयर है, पर इंदौर क्या आपको स्पेरिकल दिखाई देता है क्या? इंदौर आपको कैसा दिखाई देता है? प्लेन दिखाई देता है, फ्लैट दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो सोचो हम मान ले कि अगर एक अनंत रेडियस का, क्या बोला मैंने, एक अनंत रेडियस का बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका इतना छोटा सा हिस्सा, क्या हमको स्फीयर दिखाई देगा? क्या क्या दिखाई देगा? समझे बात को? यानी अगर वो अनंत स्फीयर का हिस्सा था तो उसकी रेडियस कितनी रही होगी? अनंत रही होगी। और फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस का हाफ होता है कि नहीं होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अनंत में अगर 2 का भाग करोगे तो कितना निकल कर आएगा? अनंत, यानी इंफिनिटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, द वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। क्या होता है? लिखो जल्दी से, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर
इज इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग मिरर के जब सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, जितनी दूरी पे आप यहाँ खड़े होगे उतनी दूरी पे आप पीछे दिखाई देते हो कि नहीं देते हो? है ना? और अगर आप मिरर के पास जाने की कोशिश करते हो तो इमेज भी मिरर के पास आती है, तो अगर आप मिरर से दूर जाने की कोशिश करते हो तो इमेज भी मिरर से दूर जाने की कोशिश करती है। आपको पता है मिरर से हम उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो मिरर से हमारी दूरी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मिरर के अंदर जो हमारा इमेज दिख रहा है वो मिरर से उसकी दूरी क्या हो जाएगी? आपकी इमेज डिस्टेंस। और आप याद रखना, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके बराबर होती है? इमेज की डिस्टेंस के बराबर। समझ गया? तो यहां पे लिखना इन प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। लिखो जल्दी से। हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ कुछ पॉइंट इसमें आपको ऐसे सीखने मिले जो आपको पता नहीं थे। फर्स्ट की सिल्वर क्यों यूज होता है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पॉइंट होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, और हमेशा याद रखना प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होती है। जब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर हमें बोल दिया गया कि प्लेन मिरर यूज किया गया है, दिमाग को तुरंत टारगेट करना है कि यू बराबर वी होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इन केस ऑफ प्लेन मिरर। चलो यहां देखो क्या हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन एक ऐसा एग्जांपल है जिसे अपन हम डेली लाइफ में कर सकते हैं कि अगर हम एक बॉल लें और उसको दीवार पे मारे तो बॉल हमारे हाथ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है ना? लेकिन अगर दीवार की जगह पे एक पानी का कोई स्ट्रीम टाइप का हो, पानी गिर रहा हो बहुत तेज, मतलब एक रूम से दूसरे रूम के बीच में कोई गैप था, उससे पानी बहुत तेज गिर रहा है, आप देखो जब बॉल को उस समय मारोगे तो वो पानी से पास हो जाएगी। बस हो सकता है कि पानी से पास होने की वजह से स्पीड कम हो जाए। यानी दो प्रकार की घटनाएं होती हैं लाइट के साथ भी। एक क्या होता है, या तो वापस हमारे पास आ जाए, या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो जाए। तो ये जो घटना है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें होने क्या वाला है कि लाइट जहां से फेंकी गई थी वापस उसी मीडियम में आ जाना। समझ में आया कि नहीं आया? और ये को लाइट को, जैसे अगर बॉल हमारी जाती है दीवार से टकराती है तो हम बोलते हैं कि बॉल बाउंस कर कर वापस आई कि नहीं आई? क्या बोलते हैं? बॉल बाउंस करके हमारे पास वापस आई, यानी बाउंसिंग बैक हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां था बाउंसिंग बैक किसका? बॉल का। यहाँ पे किसका होगा? बाउंसिंग बैक लाइट का। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। लिखो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। सो ओके, हमें जब भी रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्लेन मिरर। तो व्हाट इज द प्लेन मिरर? डेफिनेटली एक ग्लास लिया, ग्लास के पीछे काय की पॉलिश कर दी, सिल्वर की पॉलिश कर दी, और जैसे ही हमने उसको सिल्वर का पॉलिश किया वो क्या बन गया? आपका प्लेन मिरर। आपने क्या देखा? एक बॉल यानी एक लाइट रे आकर आपकी यहाँ पे आके टकराई, और टकराने के बाद क्या हो गई? वापस उसी मीडियम में वापस आ गई। यही घटना को तो हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है ना? आप ध्यान से देखना क्या बोलोगे आप लोग, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ
light ray falls on a glass या falls on a plane mirror, it will gets back to same medium. When a light ray तो भूल ही गया मैं. When a light ray falls on a plane, it will gets back to the same medium. समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझना है. ये जो लाइट रे जो आपकी मिरर पे आके फॉल होती है, ये इंसिडेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इस रे को हम लोग कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे. समझ में आया कि नहीं आया? ये आपकी कौन सी रे हो जाएगी? इंसिडेंट रे. ये जो लाइट रे आ रही है टकराकर वापस आ रही है ना, यानी ये तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो ये कौन सी रे बन गई आप लोग की? रिफ्लेक्टेड रे. समझ में आई कि नहीं आई? हमें इससे इसके टकराने से पहले इस पॉइंट के बारे में कुछ पता था क्या? नहीं पता था ना. इसके टकराने के बाद पता चला कि ये कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. तो ये किसकी वजह से इंपॉर्टेंस आया इसका? इंसिडेंट रे की वजह से. इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या नाम दिया हम लोगों ने इसका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आपको पता है अगर ये आपका प्लेन मिरर रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचनी है तो इस वाले पॉइंट से कुछ इस तरीके से जाएगी कि नहीं जाएगी? ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है किसके लिए? पॉइंट पर, इंसिडेंस पॉइंट पर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल. आई बात समझने की नहीं आया? और आप सब लोग जानते हो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल कौन सा कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है. रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ. ड्रॉ करो इसको जल्दी से, फिर मैं इनकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं. ठीक है ना? इसको मान लेना O, इसको मान लेना A, इसको मान लेना B. तो ये रिप्रेजेंट करने में बहुत आसान रहेगा. एंड दिस इज N इंटू एंडस. दिस इज द आर्मेचर. जहां पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है उस मिरर को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर, और एपरेचर भी बोलते हैं कई कई जगह पे. तो ध्यान से देख लेना. इनकी डेफिनेशन लिखवाना तो जरूरी नहीं है ना, ये तो 10th में आप पढ़ ही चुके हो ना, तो इसको स्किप कर दे अपन लोग. वही पेपर में पूछी भी नहीं जाती बोर्ड में 12th में कहीं भी इंसिडेंट रे की डेफिनेशन बताओ, ऐसा तो होने नहीं वाला. ठीक है ना? यानी ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई कि क्या क्या होता है. अब सब लोग को पता चल गया ना? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. जो रे हमारी मिरर पे फॉल होती है उस रे को हम लोग कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे. ठीक है ना? जो टकराकर वापस आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. जो इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे टकराई थी इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल. नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आ गया? ये हमारा पॉइंट था. अटेंड डालो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और याद रखना कल हम लोग बहुत सारी वो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन जो होता है ना, तो कल भी बंक मत करना. पहला इमेज फॉर्मेशन, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन. और आपको पता साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा गलत करते हैं हम लोग. इसमें कहाँ पे यू को पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे वी को आपको नेगेटिव लेना, कहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना, सारा खेल आपका साइन कन्वेंशन का है. आप सबको लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये सब तो सबको मालूम होगा, लेकिन आप सब लोग गलती कहाँ पे करते हो कि कहाँ पर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और कहाँ पर हमारा निगेटिव आना चाहिए. अगर पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है
तो किस प्रकार की इमेज का नेचर होना चाहिए, वो सारी चीजें साइन को देख के प्रेडिक्ट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी अब जो ये प्लीज ये चैप्टर को एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग यहाँ पर अवेलेबल रह सकते हैं अभी 8-10 दिन, वो इसलिए रहे क्योंकि देखो यूट्यूब पे पढ़ना एक अलग बात है, सामने पढ़ना एक अलग बात है। तुम 2 लोग बैठते हो तो मेरी एनर्जी अलग रहती है, एक लोग पढ़ते हो तो मेरी एनर्जी और कम रहती है, जब ज्यादा रहते हो तुम देख रहे हो आज। यानी अल्टीमेटली तुम लोग का प्रेजेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है मेरे टीचिंग स्किल पे। आज समय ना, तो जितने लोग रहोगे तुम लोग, अभी 2 लोग और आने वाले, तो 8 लोग हो जाओगे, तो एक प्रॉपर क्लासरूम साइज दिखने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो हमने अभी अभी देखा, ध्यान से देखना, वापस से वही फिगर। वापस से हमने वही फिगर देखा, तो देखो ये आपका क्या था, ये आपका प्लेन मिरर था, ये आपका प्लेन मिरर था, ठीक है ना। इस प्लेन मिरर में आपने एक रे को इंसिडेंट कराया, दिस इज विद द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके। हमने क्या किया, ये टकरा कर वापस गए, तो अभी देख लिया था दिस इज रिफ्लेक्टेड, और ये आपका क्या था, आई, और ये क्या था आपका आर, और ये क्या था आपका एन। तो कुछ भी ले लो नॉर्मल, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या बोला यहाँ पे देखना ध्यान से, पहला जो लॉ था, फर्स्ट लॉ, वो क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द, is equal to the angle of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, आर था, यानी एंगल आई बराबर आपका क्या हो गया, एंगल आर। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो आपका पहला लॉ हो गया। देखो अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, दूसरा लॉ रटने में हमें दिक्कत जाती है, तो देखो इसको याद कैसे किया जाता है, देखो इसको मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो तुरंत आ जाएगा। देखो देखो यहाँ पे कैसे याद करना, सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड, फिर से बोलो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, ये सब कहां पर है, एट पॉइंट ऑफ ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, क्योंकि ये सारे एक कागज में ड्रॉ हो पा रहे हैं। अगर एक कागज में ड्रॉ हो पा रहे हैं तो ये सेम प्लेन में हुए कि नहीं हुए, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। लिखो जल्दी से, देखना ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, and the normal at a point of incidence all lie in a same plane. So now incident ray, reflected ray, and the normal at a point of incidence all lie in a same plane. लिखो जल्दी से, okay. How many types of reflection occur? What are the types of reflection?
रेगुलर और इरेगुलर, जिसको रेगुलर को हम लोग स्मूथ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं और एक को हम रफ भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ, क्या हो गया? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में जो देखो सबसे पहला रिफ्लेक्शन आता है वो कौन सा होता है? रेगुलर, हाँ है ना। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सबसे पहला रिफ्लेक्शन आता है जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, इफ ऑल द इंसिडेंट रे, इफ ऑल द इंसिडेंट रे comes parallel to each other and strike with and strike with smooth surface and strike with smooth surface, then after reflection, then after reflection they also become parallel. Such type of reflection, such type of reflection is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो अल्टीमेटली रेगुलर रिफ्लेक्शन में हुआ क्या हमारा, ये आपका एक स्मूथ सरफेस था, ठीक है, ये आपका स्मूथ सरफेस था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, बहुत सारी इंसिडेंट लाइटें एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी, एक दूसरे के क्या आ रही थी, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल्सो बिकम पैरेलल टू ईच अदर। इस तरीके से समझ में आया कि नहीं? आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल्सो बिकम पैरेलल टू ईच अदर, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन को दूसरा होता है स्मूथ रिफ्लेक्शन। हाँ यूनिफॉर्म स्मूथ वही लिखवा रहा हूँ मैं, तो कंफ्यूज नहीं। स्मूथ रिफ्लेक्शन, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। आप सब लोग एक चीज जानते हो कि अगर आपको इमेज बनाना है तो आपको इमेज बनाने के लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी उनको इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। क्या ये पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी क्या? यानी ये शार्प क्लियर इमेज कभी भी आपको नहीं बना के देंगी। यानी इमेज का खेल हमारा रेगुलर से होना चाहिए या इरेगुलर से होना चाहिए। यानी हम लोग अपने आप को क्यों देख पा रहे हैं पता है, क्योंकि हमारी बॉडी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बल्ब से आने वाली लाइट हमसे टकरा रही है, तो टकरा के इधर उधर क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने की वजह से हमें देख पा रहे हैं। पर अगर हमारी बॉडी, तुम देखना, अगर मिरर में कभी लाइट डालो और टकरा के वापस है, क्या साफ इमेज बनती है क्या उस लाइट? नहीं ना। तो एक बात समझना आप लोग कि जब आपका यहाँ पे सरफेस रेगुलर होता है तो वहां पे आपको ब्लर इमेज क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि ये मान तो सकते हो तुम, ये रेखाएं अनंत में जाके कहीं कट करेंगी, और क्या अनंत में कटने वाली चीज से कोई साफ इमेज बनेगी क्या? यानी ये रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा नंबर देखो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन।
देखो यहाँ पे इरेगुलर, इरेगुलर के बाद कौन सा आता है आपका डिफ्यूज, और डिफ्यूज के बाद क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। देखो क्या हो जाएगा, व्हेन द इंसिडेंट लाइट रेज, या सॉरी व्हेन द पैरेलल व्हेन द पैरेलल इंसिडेंट light rays, when the parallel incident light rays strikes with strikes with strikes with rough surface, then after reflection they are not parallel, they move in scattered direction, they move in a scattered direction, they move in a scattered direction। समझ में आया क्या? देखो जब क्या हो जाएगा, बहुत सारी लाइट रे आएंगी तो अभी भी पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद क्या हो जाएगा, उल्टी सीधी दिशाओं में जाने लगेंगी। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। देखो इस तरीके से कुछ एक सरफेस था हमारा, ठीक है ना, और अब देखो यहाँ पे लाइट रेज पैरेलल आई, तो ये देखना क्या ये पैरेलल है क्या एक दूसरे के बाद टकराने के बाद आपस में, नहीं ना। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एंड इट द इमेज इज फॉर्म, the image is formed due to diffuse reflection because for the formation of image, because for the formation of image the intersection of the intersection of reflected rays required, ठीक है। जो इमेज फॉर्म होती है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसलिए होती है क्योंकि हमें इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो इंटरसेक्ट करे, और वो केवल इसी केस में होती है, इसलिए इसमें इमेज हमारी बन जाती है। हो गया। एड डालो टाइप्स ऑफ इमेज, एड डालो टाइप्स ऑफ इमेज। कितने प्रकार की इमेज होती है, कौन कौन, कैसे पहचाने रियल है, कैसे पहचाने वर्चुअल है। ऐसा तो नहीं है रियल भी उल्टी बनती है, कैसे पहचाने मिरर के अंदर बन रही है।
ईश्वर से पहचानेंगे वो देख के पहचान लेंगे सर आप क्या बात करते हो। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमेज। देखो ये तो मुझे पता है, सब लोगों को छोटे छोटे पॉइंट मालूम होते हैं, पर अगर मैं दोबारा इस चीज को बता रहा हूँ तो इसमें अपन कुछ ना कुछ हटके इस चीज जानने वाले हैं जो आपको रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करेगी फिगर देखकर। तो पहला होता है टाइप्स ऑफ में, सबसे पहले रियल इमेज। तो क्या हो जाएगा था, इमेज विच इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब होता है मिरर के अंदर नहीं, मिरर के बाहर। ठीक है। द इमेज विच इज फॉर्म, द इमेज विच इज फॉर्म in front of the mirror, the image is formed, the image is formed in front of the mirror is called the real image। ठीक है। दूसरा, कैसे इसको आप बोल सकते हो, द इमेज विच इज फॉर्म, इमेज विच इज नॉट फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड और इनसाइड द मिरर। जो ना तो मिरर के पीछे ना मिरर के अंदर कहीं पर भी ना बने, वो इमेज कौन सी कहलाती है आपकी, रियल इमेज। तीसरा, रियल इमेज को पहचानने के लिए आपका जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज होगी ना, जो इंटरसेक्टेड लाइट रेज होगी, वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करती हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, फॉर द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, द लाइट रेज, the light rays after reflection intersect, represented by solid line। कोई समझा सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है, बाई दिस। ठीक है ना। और डॉटेड लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से हमें इंटरसेक्ट करके मिलाना पड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन। समझ में आया कि नहीं आया। हो गया ना। हेडिंग डालो वर्चुअल इमेज। दूसरे नंबर पे आपका वर्चुअल इमेज। तो क्या हो जाएगा, द इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, the image which is formed behind the mirror is called the virtual image। the image which is formed behind और inside the mirror भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ये लिख देना behind बता दो, inside the mirror is also called। for the formation of virtual image, for the formation of the virtual image, the light rays after reflection intersect represented by the dotted line। और डॉटेड लाइन का मतलब क्या था, इस तरीके से कोई एक लाइन जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हो, समझ में ना। ठीक है। कल हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है स्पेरिकल मिरर्स। क्या स्टार्ट करना है, स्पेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला। ये तीन हमारे कल टॉपिक हो जाएंगे, जिसमें एक और चीज अंदर जो बताया नहीं जाता वो साइन कन्वेंशन। कहाँ आपको पॉजिटिव लेना, उसमें अपन कम से कम 8-10 तो नॉर्मली एग्जाम्पल बनाएंगे ड्रॉ करके। तुम लोग खुद उससे जब तक प्रेडिक्टिव आंसर नहीं दे दोगे, सही आंसर करेक्ट नहीं दे दोगे, तब तक हम नहीं आगे वाले टॉपिक पे जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार साइन कन्वेंशन पे हाथ बैठ गया तो आपके पूरे न्यूमेरिकल इसके सही होने वाले हैं। क्योंकि वो साइन कन्वेंशन रिफ्लेक्शन में भी काम आएगा, वही साइन कन्वेंशन रिफ्लेक्शन में भी काम आने वाला है। ठीक है ना। तो दोनों के क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे।